हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आपका अपना चैनल है जिसपे हम 9th से 12th तक की फिजिक्स कवर कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम 12th क्लास का जो चैप्टर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस मेरे जरूर देखे होंगे। आज हम उसी चैप्टर का जो लेक्चर लेके आए हैं वो है जो मेनली आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, एडी करंट्स। सो व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय एडी करंट, इनको मिनिमाइज कैसे करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, एडी करंट भी एक टाइप का इंड्यूस करंट ही है। एडी करंट हम जिसको बोल रहे हैं, ये हमारे एक फेमस साइंटिस्ट रहे हैं फुकाल्ट, जिन्होंने इस करंट के बारे में सबसे पहले हम लोगों को बताया। तो इस एडी करंट को फुकाल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज जनरली a type of induced current which produces in a bulk piece of metal. bulk piece of metal. Let's suppose हमारे पास में ये bulk piece है, ये डस्टर जो है एक bulk piece है। तो इस पूरे पीस के अंदर ही ये करंट जनरेट होता है। किसी वायर के अंदर अगर जनरेट होता हो सकता है कि हम उसको यूटिलाइज अच्छे से कर सकते थे, लेकिन ये एक बल्क पीस के अंदर इंड्यूस होता है। पूरे टुकड़े के अंदर, एक मेटल के टुकड़े के अंदर ये करंट इंड्यूस होता है ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम बोलते हैं एडी करंट। सो एडी करंट को हम यहां पे जैसे मैंने डिफाइन किया, इट इज द इंड्यूस करंट इन ए बल्क पीस ऑफ मेटल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। अब जैसे मान लिया कि ये पहले फुकाल्ट ने किस तरीके से देखा, उसने देखा कि जैसे मान लिया कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने ले लिया नॉर्थ साउथ, ठीक है, बार मैग्नेट है, उनके बीच में एक थिन शीट जो है उसको हमने ऑसिलेट करवाया। जब ऑसिलेट करवाते हैं इस थिन शीट को, तो आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करनी होगी। अब अगर आपको ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो जब ये शीट इसके अंदर से पास करेगी तो शीट के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स कभी इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा, कभी जीरो भी होगा। यानी कहने का मतलब इस मेटालिक शीट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और वो करंट की खास नेचर क्या है, वो पेरिफेरी से ट्रेवल करता है। जैसे मान लिया ये इसका पेरिफेरी हो गया, इस शीट के बिल्कुल किनारे किनारे से ये ट्रेवल करेगा, ठीक है, इस टाइप का करंट है। अब ये इंड्यूस करंट है, इंड्यूस ईएमएफ के चलते बना होगा। अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ ये किसको अपोज करेगा, उसी फैक्टर को अपोज करेगा जिससे ये करंट बन रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये शीट अगर ऑसिलेट कर रही है, इसके ऑसिलेशन से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसी से इंड्यूस ईएमएफ बनी है। इंड्यूस ईएमएफ बनने के बाद क्या चाहेगी कि इसकी ऑसिलेशन ना हो, क्योंकि इसी से इंड्यूस ईएमएफ बन रही है अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ। तो इसमें क्या होता है, हाई डैम्पिंग होती है, ये ऑसिलेशन धीरे धीरे कम होती चली जाती है। मतलब बहुत तेजी के साथ में इसकी ऑसिलेशन डिक्रीज होगी। मतलब ऐसे ऑसिलेशन है तो धीरे धीरे ऑसिलेशन एकदम से कम होती चली जाएगी, डैम्पिंग होगी कहने का मतलब। अब इसी चीज को कम करने के लिए हमने क्या किया, इसको स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया। ये स्लाइसेस बना दी, इसके बीच में से हमने टुकड़े काट के निकाल दिए। अब ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि करंट पेरिफेरी से ट्रेवल करता है और करंट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, आपने क्या किया, लेंथ बढ़ा दी, पाथ जो है इंक्रीज कर दिया करंट का एक किस्म से। करंट का पाथ इंक्रीज हुआ यानी लेंथ इंक्रीज हुई। लेंथ इंक्रीज होने से आपको पता है रेजिस्टेंस बढ़ती है यानी करंट रिड्यूस हो जाएगा। एडी करंट कब बनेगा, अब इसमें ऑसिलेशन काफी देर तक रहती है, इसमें डैम्पिंग सबसे कम होती है, मतलब इसके कंपैरिजन में इसमें डैम्पिंग कम है। तो एडी करंट को हमने क्या किया, मिनिमाइज किया, ठीक है। एडी करंट भी आपका जैसे आपने इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय आर यानी -1 बाय आर डी फाई बाय dt। फाई बाय dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। एडी करंट की खास बात क्या है, इसको हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली बट इट कैन बी मिनिमाइज। यहाँ पे कुछ मेथड है हमारे पास इसको मिनिमाइज करने के, और मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो शीट वगैरह होती है उसको स्लाइसेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे बल्क पीस है,
ये मेरे पास एक बल्ब पीस है मेटल का, इसमें एडी करंट कुछ ऐसे बनेगा। इसके मैंने क्या किया, स्लाइसेस बना दिए, कई टुकड़े बना देते हैं। और ये टुकड़े बनाने से, अब जैसे मैंने ये 4 टुकड़े मैंने बना दिए, अब इसमें जो है एडी करंट कम बन पाएगा। और इन स्लाइसेस को हम क्या कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं इंसुलेशन मटेरियल के साथ, इंसुलेशन मटेरियल के साथ लैमिनेट कर देते हैं। या फिर ऐसे समझिए कि जो आपने अडेप्टर वगैरह देखा हो, ट्रांसफॉर्मर देखा हो, ट्रांसफॉर्मर की कोर जो होती है सॉफ्ट आयरन जिसको हम बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन को भी हम क्या करते हैं, कुछ इसी तरीके से स्लाइसेस में काट देते हैं। जैसे आपने किसी ने अगर ट्रांसफॉर्मर वगैरह देखा है तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर इस शेप की पतली पतली पत्ती निकलती है, इस शेप की पतली पतली पत्ती निकलेगी अगर खोला हो कभी आपने, ठीक है। तो ये ऐसी इस शेप की पत्ती जो है लगा रखी होती है, इन पे फिर बाइंडिंग कर रखी होती है, पतली पतली स्लाइसेस होती है। ये सब क्यों किया गया है, ताकि इसमें एडी करंट कम से कम बने। ये स्लाइसेस बना करके इनके ऊपर हम एक प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ा देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक किस्म से भाई एडी करंट को मिनिमाइज करने का ये हमारा एक मेथड है। तो यानी लैमिनेशन और दूसरा स्लाइसेस में, बल्ब इसको स्लाइसेस में डिवाइड करके एडी करंट को मिनिमाइज किया जाता है। लेकिन एप्लीकेशन भी है, ये जरूरी नहीं कि ये हमारी एनर्जी का लॉस कर रहा है, एनर्जी का लॉस नो डाउट है, लेकिन ये फिर भी कई जगह पे काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के काम आता है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन के लिए डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर ये सिंपल, लेकिन इसमें क्या होती है नीडल, ये वाइब्रेट नहीं करती। जितना भी करंट है, सपोज करो मान लिया करंट एमीटर की बात कर लेते हैं, आप वोल्टमीटर की बात कर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर की बात कर लेते हैं, तो नीडल एक जगह जाके हिलती नहीं है, वाइब्रेशन नहीं देती, एक जगह पे फिक्स हो जाएगी। तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। इंडक्शन फर्नेस का यूज करते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी मेटल्स को हम मेल्ट करते हैं। इंडक्शन फर्नेस के अंदर हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन भी है, ऐसी बात नहीं कि एडी करंट से हमें नुकसान भी है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स आप भी पढ़ सकते हो एडी करंट के बारे में, मेरे ख्याल से आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उठा लेते हैं हम, सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्शन क्या है, पहले थोड़ा सा समझते हैं। देखिए हमारे पास में कोई कॉइल है, सोलेनॉइड जिसको आपने बोला था, वही कॉइल आप कंसीडर कर लीजिए, फिगर आप देख पा रहे हो। सोलेनॉइड जब हम बोल रहे थे तो किसी कॉइल के अंदर, यानी सोलेनॉइड के अंदर हम कांस्टेंट करंट या डीसी करंट फ्लो कर रहे थे, तो वो हमारा सोलेनॉइड था, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था, B = μ0 Ni। लेकिन यहाँ पे हम चेंजिंग करंट फ्लो करवाएंगे। चेंजिंग करंट फ्लो करवाएंगे, या तो करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या फिर करंट वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक चेंजिंग करंट के चलते इसमें क्या बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। वो इंड्यूस ईएमएफ फर्दर क्या करेगा, चेंजिंग करंट को अपोज करेगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ हम पढ़ चुके हैं कि इंड्यूस ईएमएफ अपने ही फैक्टर को, जिससे वो बनी है, अपने ही फैक्टर को अपोज करती है। यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ बनती है, वो इंड्यूस ईएमएफ किसकी वजह से बन रही है, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से बन रही है, यानी चेंजिंग करंट से बन रही है। चेंजिंग करंट को ही ये इंड्यूस ईएमएफ अपोज करेगी, और इसी प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मतलब खुद के अंदर ही एक, आपने क्या किया, खुद के अंदर ही जो चेंज इन करंट है उसको अपोज कर रही है बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ इन इट। तो डेफिनेशन में भी मैंने ये लिखा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन करंट थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ इन इट। यानी इंड्यूसिंग ईएमएफ कहने का मतलब ये हमारे पास कोई भी ईएमएफ इसके अंदर बनी होगी, इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा, करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किसको अपोज करेगी, चेंजिंग करंट को ही अपोज करती है। इसी प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया सेल्फ इंडक्शन। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली द मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके अंदर होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
बी करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और ये कैसे, ये भी आप देख लीजिए। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू आपने पढ़ा होगा म्यू नॉट एन आई, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हमें पता है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो आपने पढ़ा phi इक्वल टू n b a, तो यहाँ पे phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो सीधे सीधे कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यू कैन से दैट phi is equals to L into I, L into I। L यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट लिया है जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं, और इसी का नाम हम बोल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, इसको हम हेनरी में मेजर करते हैं, इसमें मेजर करेंगे हेनरी में। सो यहां से L की जो वैल्यू आएगी वो phi डिवाइड बाय I, ठीक है, ये होगा phi डिवाइड बाय I। और इसका ग्राफ अगर आप यहां से देखो तो phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिया मैंने, phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा ग्राफ मिलेगा, दैट इज phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जो ये स्लोप है, ये स्लोप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें क्या देगा, हमें L देगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन देगा। क्या देगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो द स्लोप ऑफ phi एंड I ग्राफ, द स्लोप ऑफ phi I ग्राफ gives coefficient of self induction, coefficient of self induction देगा, और वो टेंजेंट थीटा से निकाल सकते हो यहां से, यानी यहां जो स्लोप है m इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू L होगा। ठीक है, और यू कैन से दैट L इज इक्वल्स टू phi by I होगा। ये चीज अपने को मिल जाएगी यहां से। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो इंड्यूस ईएमएफ हो वो कितनी बनती है, इसमें उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि L जो है हमने 1 हेनरी, अगर हम बात करें 1 हेनरी किसके बराबर होगा, 1 वेबर पर एम्पियर। ठीक है, 1 वेबर पर एम्पियर, यानी 1 एम्पियर करंट चेंज होने से 1 वेबर फ्लक्स में चेंज आता हो तो उस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1 हेनरी होगी। ठीक है, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 हेनरी इज इक्वल टू वेबर पर एम्पियर भी लिख सकते हैं, हेनरी इज इक्वल टू वेबर पर एम्पियर भी हो सकता है, ये याद रखिए। सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, ईएमआई के फैराडे लॉ से हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ d phi by dt, n लिख सकते हो आप, n d phi by dt। अब phi की वैल्यू आपको पता है, n लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज phi के अंदर भी आ जाएगा माइनस d phi by dt, और phi की वैल्यू Li रखेंगे तो क्या बनेगा, L di by dt, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये एक जनरल फॉर्मूला हमारा बन गया इंड्यूस ईएमएफ का, यानी किसी भी इंडक्टर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ कितनी बनेगी, वो बनेगी E इज इक्वल टू माइनस L di ओवर dt, और यू कैन से दैट माइनस L I2 माइनस I1 डिवाइड बाय T, ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये हम क्या, सेल्फ इंडक्शन के केस में जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगी इतनी बनती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट, अगर समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, और जैसे ही वीडियो अच्छी लग रही है, आपने लेक्चर मेरे देखे हैं, तो शेयर भी किया करो यार अपने फ्रेंड्स को, सो दैट कि वो भी अपने ज्वाइन करें। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ यार, आप लोगों से ही चल रहा हूं मैं भी। इसी तरीके से हम अब आगे पढ़ते हैं। E इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमें समझ आ गया, सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट अपने को क्लियर हो गया। ठीक है, E इक्वल टू माइनस L di ओवर dt, तो इसके न्यूमेरिकल सेट हो सकता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। अब हम इसी तरीके से बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की।
अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यस डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सबसे पहली बात तो म्यूचुअल इंडक्शन को समझने से पहले यहाँ पे दो कॉइल होगी, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो। एक कॉइल को मैं प्राइमरी कॉइल, दूसरी को सेकेंडरी कॉइल बोल रहा हूँ। प्राइमरी कॉइल में लेट्स सपोज मैं करंट को चेंज कर रहा हूँ, वेदर वी आर इंक्रीजिंग द करंट और डिक्रीजिंग द करंट, ड्यू टू विच देयर विल बी change in magnetic flux linked with the secondary coil। सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि इसमें जितना जितना करंट हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो इसमें से जो फ्लक्स बनेगा, इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो कम ज्यादा होगी, यानी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से जो लिंक होगा वो चेंज होगा। अब इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगी। ये इंड्यूस ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ किसको अपोज करेगी, चेंज इन करंट इन प्राइमरी को अपोज करेगी। देखिए पहले क्या था, सेल्फ इंडक्शन में खुद के अंदर ही इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुई, वही इंड्यूस ईएमएफ खुद के अंदर चेंजिंग करंट को अपोज कर रही थी। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है और दूसरे में इंड्यूस ईएमएफ बनी है, वो इंड्यूस ईएमएफ फर्दर चेंजिंग करंट को अपोज करती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एक्सपेरिमेंटली यहां पे भी ऐसा देखा गया कि जो कॉइल है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में जनरेट हो रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल, चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो यानी प्राइमरी कॉइल में मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि phi s = m × Ip। एम यहां पे से वही है म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोल सकते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसको भी हम हेनरी में मेजर करेंगे, बिल्कुल जैसे आपने पहले के केस में स्टडी किया। यहां पे एल की जगह पे एम आ गया, इसको कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। और अगर हम ये चीज बाय ग्राफ अगर देखें, बाय ग्राफ अगर हम इसको देखें तो एक चीज और हमें समझ में आएगी, वो ये कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा जैसे पहले बना था। यहां Ip ले सकते हैं और ये phi s ले सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, phi s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ip। अब इसका जो स्लोप है थीटा, ये हमें क्या देगा, यानी स्लोप m = हम टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं, और ये होगा phi s / Ip, that will be equals to mutual induction, coefficient of mutual induction, ये हमें देगा इसका स्लोप। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। अब इसको भी हम अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ EMI, तो ये क्या लिखेंगे, E = क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होता है, -dϕ/a dt होता है, dϕ/dt माइनस ऑफ dϕ/dt। अब phi की वैल्यू आपके सामने है, वो रखिए, माइनस ऑफ d/dt ऑफ m × Ip। किसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगी, सेकेंडरी में। प्राइमरी में अगर आप लेके चल रहे हो चेंज इन करंट, तो जो ग्राफ आपका जो रिलेशन आएगा ES = -m dIp/dt, ये बन जाएगा। मतलब फॉर्मूला वही कुछ है, वहां पे LdI/dt था, यहाँ पे MdI/dt है, लेकिन I जो है वो प्राइमरी में चेंज हुआ तो सेकेंडरी में EMF, यहाँ पे सेकेंडरी है तो यहाँ प्राइमरी आ जाएगा, बस यही है और कुछ नहीं। इसको भी आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, -m I2 - I1 /t, ये फॉर्मूला भी बन सकता है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए और धड़ाक से शेयर भी कर दीजिए, लाइक मारो, कमेंट करो कौन सा पोर्शन वीडियो का आपको अच्छा लगा। ठीक है, कहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है जरूर कमेंट करके बताया करो। अभी मैं आपको एक चीज और पढ़ा देता हूं, कपलिंग फैक्टर। जब दो कॉइल को हम आपस में एक दूसरे के आसपास रखते हैं तो कपलिंग फैक्टर क्या होता है, इस तरीके से कपल करेंगे दो कॉइल को, वो कपल करने का मेथड क्या होगा उसको समझते हैं। कपलिंग फैक्टर, कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर रहा हूं,
ये एक्चुअल में ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिवाइड बाय अंडर रूट L1 L2। दो कॉइल हमने ले रखी है, ठीक है, दो कॉइल है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L1 है, इसका खुद का L2 है। इन दोनों में जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M है। तो कपलिंग फैक्टर होता है M डिवाइड बाय अंडर रूट L1 L2, ठीक है। ये कैसा नंबर है, यूनिटलेस है एंड डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है। और इसकी ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू 1 होती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, याद रखिए। और अगर आप इसको देखो तो 1 और 0 किसके लिए होगी, अगर हमारी कॉइल एक दूसरे के कोएक्सियली बाउंड है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर बाउंड कर रखी है दोनों कॉइल, तो उस केस में k की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, उस केस में k की वैल्यू 1 होगी। और अगर दो कॉइल हमने इस तरीके से ले रखी है साइड बाय साइड, जैसे ऊपर मैंने फिगर बना रखा है, इस केस में k की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगी। तीसरा केस जो हो सकता है वो ये है, मान लिया इसको हम कम यूज करते हैं, ये दो कॉइल हमने यूज कर दी लगभग एक दूसरे के 90 डिग्री पे लिखने के लिए। इस केस में k की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, कपलिंग फैक्टर इसमें 0 होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन जब हमें चाहिए होता है तो इसको हम यूज नहीं करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन की जो प्रॉपर्टी है ये बेसिक प्रिंसिपल भी है हमारे ट्रांसफार्मर के लिए, यानी ट्रांसफार्मर का जो फंडा है या ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन आपको समझ आ गया होगा। ये स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्रॉपरली देखने के बाद, कंप्लीट देखने के बाद शेयर जरूर किया करो। अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हो, शेयर जरूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स के बीच में डिस्कस जरूर कीजिए इस चैनल के बारे में, ठीक है, सो दैट कि वो भी सब्सक्राइब कर लें। आपसे चैनल चलता है, मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, और ये कोशिश है कि जो मेरे पास पढ़ने वाले हैं वो मेरे पास रीच कर जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दूर बैठे हैं, हमसे नहीं मिल पाते, उनको कुछ हेल्प हो जाए। हो सकता है कि उनको अच्छा टीचर ना मिला, या उनकी क्लास में कोई टीचर है ही नहीं, या स्कूल में टीचर है नहीं, तो उनको कोई हेल्प मिल जाती है। तो मेरी कोशिश ये है कि उनको वीडियो प्रॉपरली पहुंचता रहे। तो डियर स्टूडेंट, शेयर करना ना भूले। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक एंड जय हिंद।